देखिए सेक्शन 11 आपका जो सीपीसी का है, रेस जुडिकेटा, इसे लिख लीजिएगा सभी लोग। रेस जुडिकेटा सेक्शन 11, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रांग न्याय। आई विल रिपीट, रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय। देखिए रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय, ये भी लैटिन वर्ड है। और इवन मैगजीन्स आप सभी लोग समझते हैं, जो लैटिन मैगजीन आप लोगों ने आई थिंक टॉट में भी पढ़ी है। हम लोगों ने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी आप लोग जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, कई सारी मैगजीन हैं अलग अलग लैटिन वर्ड्स की, जो एक ये बोल सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस से और इसी के साथ कई पुराने जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है लॉ से रिलेटेड, उन चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। लैटिन वर्ड्स होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, पर उनमें जो सेंस होता है वो सेंस आज के लिए भी उसी तरह से एप्लीकेबल होता है जिस तरह से उस टाइम पर होता था। कुछ चीजें लॉ में कभी नहीं बदलती। जैसे प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा का जो थ्योरी है, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। इवन हिंदू लॉ की भी अगर हम बात करें तो हिंदू लॉ हुआ या कोई लैटिन वर्ड्स हुए, हर जगह पर इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है शुरू से चला आ रहा है, इसीलिए एज इट इज हमने इसे ऑप्ट किया हुआ है। सीपीसी के सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा का जो थ्योरी है, डॉक्ट्रिन बोला जाता है इन चीजों को। कल जो हमने पढ़ा था रेस जुडाइस और रेस जुडिकेटा, ये दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और ये आपके लॉ का बेस है, मीन सीपीसी का बेस है ये। इसीलिए कल मैं बार बार अभी भी पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को सेक्शन 10 में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज पहले रीड करिए। अगर आप इन चीजों को लेक्चर के साथ ही रीड नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आपको आगे प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब जैसे कि ये 3 मैगजीन आप लोग देख पा रहे हैं, नो मैन शुड बी वैक्सेड फॉर द सेम कॉज, एक ही बात कारण को पुनः विवादित नहीं किया जा सकता, है ना। नेमोडेक्स विस वैक्सरी प्रो यूना एटा एडम कॉज, ये रोमन है, लैटिन है, ये पुरानी जो मैगजीन से, इन्हें एज इट इज आपको याद करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तीनों मैगजीन को अभी आज के आज आप लोग कॉपी पर लिखेंगे, पीपीटी के लिए नहीं बैठना है। जब आप लिखते हैं तो आप रिकॉल करते हैं चीजों को, और आप जब लिखते हैं सोचते हैं, हमारी आंखों के सामने होता है, हम हाथ से लिखते हैं, उन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट सभी लोग थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालिए। ये जो 3 मैगजीन है, ये प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा का जो थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है। जैसे कल हमने देखा, एक जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस पहले आप समझ लीजिए। सेक्शन 10 ये बोलता है ड्यूरिंग द केस, एक ही वाद कारण, एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही कॉज ऑफ सूट, सेम पार्टीज और सेम ज्यूरिस्डिक्शन के साथ किसी भी केस को फिर से नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी तरह अब मान लीजिए सेक्शन 10 ये बोलता है कि ड्यूरिंग द केस, उसी केस के चलने के दौरान, एक केस आपका पेंडिंग है, उसकी पेंडेंसी के दौरान आप कोई नया केस उसी सब्जेक्ट मैटर का, उसी पार्टीज के बीच और उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं फाइल कर सकते जब तक कि सिमिलर केस कहीं पर चल रहा है। 3 उसकी मेन शर्तें थी, क्या क्या थी? एक वाद कारण, सब्जेक्ट मैटर, कॉज ऑफ रीजन, कॉज ऑफ सूट, सेम पार्टीज और जुरिस्डिक्शन। ओके, अब अगर मान लीजिए केस खत्म हो चुका है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सेक्शन 10 ये बोलता है केस चल रहा है, सेक्शन 11 उसी का एक स्टेप आगे है, डिसीजन हो चुका है, या तो डिसमिस हुआ है या डिक्री मिल गया है। ठीक, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी केस में किसी पार्टी के अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट मुझे डिक्री मिल चुका है, तो सेम कॉज के साथ सेम पार्टी के लिए उसी जुरिस्डिक्शन में मैं कोई केस फाइल नहीं कर सकती। प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा का जो थ्योरी है वो मुझे रोक देता है। क्यों? ऑलरेडी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर केस में रेमेडी ले चुके हैं,
कंपनसेशन ले चुके हैं, अपना अधिकार ले चुके हैं, अपना हक ले चुके हैं, फिर आपको अधिकार नहीं है कि आप सेम केस, सेम कॉज के साथ, सेम पार्टीज के साथ, सेम ज्यूरिसडिक्शन में फिर से फाइल करें। क्लियर? रिपीट करूं? मैं बोल रही थी, सॉरी, रिपीट। यस मैम, एक बार कर दीजिए। एक ही केस है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी का कोई केस फाइल किया है ना, प्रॉपर्टी का मैंने कोई केस फाइल किया, मेरे फेवर में डिक्री आ गया है ना, या मेरे फेवर में डिक्री नहीं आया, ये मान लीजिए कि मेरे फेवर में डिक्री नहीं आया, मैंने कोई केस फाइल किया था किसी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी मेरी है, केस चला, ये डिसाइड हुआ कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, डिपेंडेंट को ने ये केस जीत लिया और मेरे अगेंस्ट में डिक्री उसे मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी की, वो ऑनरशिप किसका है, वो ऑनरशिप के लिए मैंने केस फाइल किया था कि इस पर मेरी ऑनरशिप डिक्लेयर की जाए, है ना। अब डिपेंडेंट ने इस तरह से केस पुटअप किया, या डॉक्यूमेंट ऐसे थे, या सच में वो रियल ऑनर था कि केस उनके फेवर में हुआ, मेरे अगेंस्ट में डिक्री हो गया। सब्जेक्ट मैटर क्या था यहाँ पर केस का, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसकी है, वह जमीन का स्वामित्व किसका है। पोजीशन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम, कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कब्जा, पोजीशन और ऑनरशिप, ये दोनों चीजें अलग होती हैं, है ना। अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे उस चीज को, तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि कब्जा हमेशा एक अलग चीज है। मैं अगर मालिक हूँ और मैंने टेनेंट को घर अपना दिया हुआ है, तो डेफिनेटली पोजीशन उसका होता है और ऑनरशिप मेरी होती है हमेशा, चाहे कोई उसमें 20 साल रहे, वो उसकी ऑनरशिप नहीं हो जाएगी, बट हाँ पोजीशन तो उसी का होगा ना। मुझे राइट नहीं है कि मैं लॉक खोल के उसके घर में एंटर भी हो सकूं, क्यों, क्योंकि पोजीशन में वो चीज उसके है, वो घर उसके है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी किसकी है, ऑनरशिप किसकी है, अब मैंने एक सूट फाइल किया ऑनरशिप के लिए, उस ऑनरशिप में मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, ऑनरशिप का डिक्लेरेशन। पार्टी कौन हुई, ए और बी के साथ बीच में सूट चल रहा है, बी के अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया। ठीक, ए और बी पार्टी हो गए, सब्जेक्ट मैटर केस का हुआ ऑनरशिप का डिक्लेरेशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसी कोई संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई ए और बी के बीच केस फाइल किया गया। ठीक, अब उसके बाद जिस ज्यूरिसडिक्शन में केस लगाया जा सकता था, जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, वहां पर केस लगाया गया। बी के अगेंस्ट में डिक्री पास हुआ, ए के फेवर में हुआ। अब बी के अगेंस्ट में जब डिक्री पास हुआ, तो यहाँ पर आप अपील में जाएंगे, डेफिनेटली यू हैव राइट टू गो फॉर अपील। अब यहाँ अगर आप अपील में नहीं जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप फिर से ए के अगेंस्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर में सेम केस फिर से फाइल करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल, सिर्फ इतना सा आपको समझना है। इतना सा अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब ऑलरेडी आप एक केस फाइल कर चुके हैं, आपके अगेंस्ट में डिक्री हो चुका है या आपके फेवर में डिक्री हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक अपील का ऑप्शन होता है। हम अपील में डेफिनेटली जा सकते हैं, पर क्या हम सेम सब्जेक्ट मैटर में सेम पार्टी के अगेंस्ट उस ज्यूरिसडिक्शन में फिर से केस फाइल करेंगे क्या? क्या ऐसा होता है? नो मैम। नो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपील का ऑप्शन तो हमें दिया गया है, वो हमारा राइट है। पर अगर हम बार बार कोई केस को सेम कंडीशन में पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला तो कि एक बार कारण को एक बार विवादित होती है कोई भी चीज, एक बार अगर कोई चीज का विवाद का हल कर दिया गया है, तो बार बार आप उस विवादित मुद्दे को नहीं उठा सकते। कोई एक डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को एक कोर्ट ने शॉर्ट आउट कर दिया, अब बार बार आप उस चीज के लिए नहीं जा सकते कि नहीं यहाँ पर ये विवाद अभी भी है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई घर लीज पर दिया है या कोई बिल्डिंग है लीज पर दिया हुआ है, 5 साल के लिए मैंने उसे लीज पर दिया। ठीक, अब मैंने उन लोगों को नोटिस दिया कि भाई मुझे लीज खत्म करना है, 5 साल का लीज था, खत्म होने को है, डेफिनेटली अब पोजीशन में मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा है, मैंने उसे खाली करवाने के लिए और अपने पोजीशन में लेने के लिए एक सूट फाइल किया। ठीक, मैंने सूट फाइल किया, सूट चला तकरीबन 2-3 साल, 2-3 साल में मेरे फेवर में डिक्री हो गया कि मुझे इस बिल्डिंग का पोजीशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लीज खत्म हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये पोजीशन में मेरे हो जाना चाहिए। कई बार होता है ना, हम लोग लीज पर देते हैं या रेंट पर देते हैं, लोग खाली नहीं करते हैं, तो अब यहाँ पर मैंने पोजीशन के लिए वाद लगाया, यहाँ मेरे फेवर में डिक्री हुआ। अब ऑलरेडी अब यहाँ पर मेरे साथ क्या था कि मुझे अगर ये लगता है कि मेरी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है,
बिल्डिंग को खराब किया गया है, नुकसान किया गया है, तो अब मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था बीइंग प्लांटिव कि यहाँ मैं अगर सूट फाइल करती हूँ तो उसी दौरान मुझे उन सभी चीजों को इसमें ऐड कर देना चाहिए था अगर वो मेरे नोटिस में थी तो। अब क्योंकि कॉज ऑफ सूट क्या है यहाँ पर, पोजेशन। अब अगर मुझे दिखता है कि नहीं यहाँ पर मुझे कंपनसेशन भी ले लेना चाहिए क्योंकि मेरी बिल्डिंग को इन लोगों ने नुकसान किया है, मैंने वो सूट में उस चीज को मेंशन नहीं किया, ठीक, मेरे फेवर में डिक्री हो गया। अब उसके 5 साल बाद मैं फिर से एक सूट फाइल करती हूँ कि उस बिल्डिंग में जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे अलग से एक सूट फाइल करना है। तो यहाँ पर समटाइम्स अगर आपके इशू सिमिलर है तो भी मुझे रोक दिया जाएगा कि नहीं आप यहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर जब आपने केस लगाया था तब पोजीशन के साथ मुझे अपने कंपनसेशन को उसी में इंक्लूड कर देना चाहिए था। अगर मेरे नॉलेज में था तो हाँ, अगर मेरे नॉलेज में ये चीज बाद में आती है, उस समय तक जिस समय तक मैंने ये केस फाइल किया पोजीशन का मुझे नहीं पता था, तो हम ये मान सकते हैं कि एक नया इशू खड़ा हुआ है, एक नया कॉज हमारे पास आ गया है नया सूट फाइल करने के लिए। पर क्योंकि मुझे पता था कि पोजीशन के साथ मेरी बिल्डिंग को इतना नुकसान हुआ है तो मेरा राइट उस समय था कि मैं उसी इशू को उसी केस के साथ मेंशन कर दूं और उसी के साथ में कंपनसेशन ले लूं। पर अगर मैं उस टाइम अवेयर नहीं थी तो यहाँ पर हमारे प्लांटिव की अवेयरनेस के साथ मतलब इशू को भी यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति क्या करता, उसी समय पर उन सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करता है ना। अब अगर आप बार बार इस तरह की चीजें करते हैं कि मैंने उस टाइम पर इस चीज के लिए केस लगाया, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए केस लगाया, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अलग से कोई कंपनसेशन मांगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन बहुत मैटर करता है कि एक्शन किन चीजों पर लिया जाना चाहिए, उन सभी चीजों को आप एक केस में मेंशन करेंगे और वो अगर एक बार डिसाइड हो चुका है तो उसी केस के लिए बार बार केस फाइल नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 मैगजीन है ये हमें रोक देती हैं। साथ ही सेक्शन 11 आपका सीपीसी का रेस जुडिकेटा इसी के लिए बनाया गया है कि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज और जुरिस्डिक्शन सिमिलर है तो वहां पर इस तरह के केस फाइल नहीं किए जाएंगे। एक बार कोई न्यायिक निर्णय हो चुका है, देखिए मैगजीन सभी लोग रीड करिएगा, राजिका के हित में मुकदमेबाजी को समाप्त करना। फर्स्ट वाला है कि एक ही जब कोई एक बार किसी भी कॉज के लिए डिसीजन हो चुका है तो बार बार उसे उस पर कोई भी राइट नहीं दिया जाना चाहिए। सेकंड, स्टेट के इंटरेस्ट में होता है ये कि बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी न हो। अगर बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी होगी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ये लीज वाला, अगर मैं हर एक चीज के लिए अलग अलग केस फाइल करूंगी तो मेरे ऊपर भी बर्डन होगा, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन होगा, है ना, पेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। जहां तक आपके इश्यूज, आपके कॉज सिमिलर है आप उन्हें एक ही केस में ऐड कर सकते हैं, है ना। जहां हम ये सारी चीजें करते हैं देन डेफिनेटली हमारे लिए भी वो इजी है और स्टेट से मतलब यहाँ जुडिशरी से है कि जुडिशरी के लिए भी होगा। इसी तरह a judicial decision must be accepted as correct। अब क्या मैं ये मान लूं कि भाई जुडिशरी ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है इसलिए आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट और मैं नया सूट फाइल करूंगी क्योंकि मैं जुडिशरी के जो डिसीजन है उससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं इसलिए मुझे एग्री करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एग्री नहीं करती तो मेरे पास एक ऑप्शन खुला है अपील का, पर सेम चीज में सेम ज्यूरिसडिक्शन के साथ मैं फिर से केस फाइल नहीं कर सकती। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? भैया आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? गुड। मैम एक क्वेश्चन है। यस मैम एक्चुअली अगर सब्जेक्ट मैटर ही चेंज हो जाएगा तो अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है पर्टिकुलर मतलब जो भी जज ने जजमेंट दिया है उससे, तो कैसे मैम सेटिस्फाई नहीं होंगे? तो सब्जेक्ट मैटर चेंज करके क्यों अपील दें हम? यहाँ सब देखिए सेटिस्फाइड आप नहीं है अगर, जैसे मान लीजिए कि डेफिनेटली एक डिसीजन क्या होता है, एक के फेवर में होता है एक के अगेंस्ट में होता है या डिसमिस होता है, दो चीजें होती हैं, या तो किसी के फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, है ना। एक कौन होगा, डिक्री होल्डर होगा और एक कौन होगा, डेप्टर होगा।
और या फिर डिसमिस होगा, दो ही चीजें होंगी। अब मान लीजिए कि जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील में जा सकता है सेम कॉज के लिए, मुझे तुमसे पैसा लेना है, उसके लिए मैंने रिकवरी का सूट फाइल किया, हम दोनों के केस में डिसीजन हो गया, मुझे डिग्री मिल गया। अब अगर मैं उस डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं कहां जाऊंगी? अपील में जाऊंगी। पर मैं उसी कॉज के साथ, कॉज क्या है यहाँ पर? रिकवरी। उसी कॉज के साथ पार्टीज कौन हुए? टू मोर में। हम दोनों पार्टी सेम हुए, हमारा कॉज सेम हुआ कि भाई रिकवरी, मुझे इतने अमाउंट का रिकवरी तुमसे लेना है, जुरिस्डिक्शन भी लगभग सिमिलर हुआ। उस कंडीशन में क्या मेरा ये राइट है कि मैं फिर से सेम सूट फाइल करूं? नहीं, मुझे यहाँ कोर्ट रोक देगा। नेटवर्क का बड़ा इशू है। आवाज आ रही है सभी को? पता नहीं, मीटिंग से ही आउट हो जाती हूँ मैं। सभी को आवाज आ रही है अभी? भाई सुन पा रहे हैं सभी लोग? वेट, हाँ मैं कनेक्शन चेंज करती हूँ। यस मैम, आवाज। एक मिनट ना। अभी आ रही है आवाज? प्रवीण, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है अभी क्लियरली। ठीक है नंदिता, समझ में आया? यहाँ पर मैटर करता है कि आपका जो कॉज है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना? अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है तो यहाँ पर केस फाइल नहीं किया जा सकता। अगर सिमिलर नहीं है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैम ओके। देखिए इसमें सभी को शायद स्क्रीन शो हो रहा है, आप लोग थोड़ा रीड भी करिएगा। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद से मतलब हुआ सूट का, विवादक, ये विवादक में हिंदी में मैं इसीलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि इसकी हिंदी बहुत टफ है, प्लीज आप लोग लिख लीजिए। विवादक का मतलब होता है जहां पर विवाद की स्थिति, मतलब कोई ऐसा इशू जिसे हम बोलते हैं ना, इशू को यहाँ पर हम विवादक बोलेंगे, उसे आप लोग लिख लीजिए। जहां पर डिस्प्यूट्स हैं, विवाद के मुद्दे हैं, उसे बोला जाता है विवादक। का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारतः, डायरेक्ट, मतलब मैं ही चली जाती हूँ या आप लोग भी जाते हैं? मैं ही शायद चली जाती हूँ ना, कनेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है। यस मैम। मतलब मैं बोलती रहती और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई सुन नहीं पा रहा है। हाँ, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन, उसी हक के अधीन से मतलब है यहाँ पर अधिकार, ये छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते जाइए। पर्टिकुलर सूट, सिमिलर सूट, सेकंड सेम इश्यूज, थर्ड सब्जेक्ट मैटर के साथ उसी हक के अधीन जो ऑलरेडी आप पहले एक बार उस हक के लिए जिसका फेवर आप ले चुके हैं, अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे उत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनसे कोई वाद करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका था और अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका था। अब एक बार सब लोगों की शक्लें मुझे देखनी है क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा सिर के ऊपर से चला गया है ना? अब बहुत सिंपली आपको ये समझना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है कि जो सीपीसी की बुक लेकर बैठेगा डेफिनेटली उसे डाउट्स होंगे, और अगर आप लोग डाउट्स नहीं लेकर आते हैं मीन्स आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये 5 लाइन है, मुझे पता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो इसका टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा टफ है। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पहले वाला वाद, पश्चातवर्ती वाद और पूर्ववर्ती वाद। पूर्ववर्ती वाद कौन सा होगा? जो पहले लगाया गया है। ठीक, इंग्लिश और हिंदी किसी का कुछ मैटर नहीं करता है। सिविल जज में ये सारी चीजें आपको बहुत दिक्कत देंगी, इसी सभी लोग हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सभी ऐसी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, है ना? पूर्ववर्ती वाद जो पहले लगाया गया है, फॉर्मर सूट,
जो हमने पहले फाइल किया था, पश्चातवर्ती जो हमने बाद में फाइल किया। अधिकार कौन सा? जिस अधिकार के लिए आप किसी बात को लगाते हैं, प्रत्यक्षतः या सारतः, या तो डायरेक्टली और सारतः, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था बिल्डिंग का। अब डायरेक्टली तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं किस हक की डिमांड कर रही हूँ? पोजीशन की। अब वहां पर एक और हो सकता है कि मैं वहां ऑलरेडी इन चीजों को भी मेंशन कर दूं कि भाई मुझे कंपनसेशन भी चाहिए क्योंकि मेरी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है। अब अगर मैं इस तरह की डिमांड करती हूँ तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। अब यहाँ इस पर्टिकुलर 5 लाइनों का ये कहना है, सिमिलर सूट जिसमें सिमिलर इश्यूज थे, वो इश्यूज में आप उसी हक के लिए, उसी राइट्स के लिए उन्हीं सेम पार्टीज के साथ उन्हीं अधिकारों के अधीन, मतलब कौन से अधिकार? जो उसमें ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और पक्षकार भी कौन? वही पक्षकार या उनके सिमिलर। सिमिलर कौन से हुए? जैसे मान लीजिए कि मैंने पिता के अगेंस्ट केस लगाया था, पिता की तो डेथ हो गई तो मैंने बेटे के अगेंस्ट लगा दिया, बट स्टिल यहाँ पर क्या माना जाएगा? अगर प्रॉपर्टी वही है और पिता के बाद पिता नहीं है तो मैंने बेटे के अगेंस्ट लगा दिया है, तो पक्षकार में ये वही पक्षकार माना जाएगा क्योंकि वो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है ना। एलआर है, एलआर हुआ तो सिमिलर ही माना जाएगा। तो उन्हीं के साथ मैंने जो डिसीजन ऑलरेडी अंतिम रूप से यहाँ पर मतलब है फाइनल डिक्री हो चुका है या डिसमिस हो चुका है, उनके लिए बाद वाले केस में इस तरह के इश्यूज नहीं उठाए जाएंगे, और अगर उठाए जाते हैं तो इस तरह का विचारण ट्रायल सक्षम न्यायालय कंपोनेंट कोर्ट नहीं करेगा, जो ऑलरेडी एक बार सुनाया जा चुका है। क्लियर? फिर से रिपीट करूं, सेम सूट सेम इश्यूज के साथ उन्हीं पक्षकारों के मध्य जिनके बीच ऑलरेडी उसी हक अधिकार के लिए ऑलरेडी कोई केस डिसाइड हो चुका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे भी। अगर डिसाइड हो चुका है अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से हुआ है वो सेक्शन 11 में है। अगर अंतिम रूप से नहीं हुआ है तो हम सेक्शन 10 में चले जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पर पेंडिंग चल रहा है। यहाँ ऑलरेडी निर्णय किया जा चुका है, तो यहाँ पर इस तरह के सूट्स फाइल नहीं किए जा सकते हैं। स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो आई रिपीट। आया समझ में सभी को? देखिए आप लोग क्लियर। हाँ, ये कोई किसी भी तरह का डाउट मत रखिएगा, रिपीट कर लेंगे हम लोग, लेक्चर रिपीट कर लेंगे, मींस एक दिन में 2 भी लेक्चर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए, है ना। इसलिए सभी लोग से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए सीपीसी को, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत जानी है, इंग्लिश में जानी ही है, बट हिंदी बहुत ज्यादा टफ जाता है। जो सेम इशू आपके फेवर में नहीं आया है तो अपन हाई लेवल वाले पे जा सकते हैं। हाई लेवल अगर आपके फेवर में नहीं है, सामने वाले के फेवर में डिक्री हो गया तो क्या करोगे? अब आप अपील में चले जाओगे, पर आप सेम सूट फिर से नहीं लगा पाओगे। सिंपल, सेम सूट फिर से नहीं लगा पाओगे। पर हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़े से टफ है, मैं चाह रही हूँ एक बार उसे और समझ लीजिए आप लोग। अभी टाइम है हमारे पास, एक केस हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, पहले आप इशू का मतलब समझिए। इशू का मतलब होता है सेक्शन 11 bars trial of any suit as well as an issue which had been decided in a former suit। former suit कौन सा? पहले वाले सूट में जिन इश्यूज को डिसाइड कर दिया गया है वो इशू फिर से डिसाइड नहीं होंगे। इशू कौन कौन से हो सकते हैं? इश्यूज ऑफ फैक्ट, आपका जो केस है उस केस के जो तथ्य, फैक्ट को लिख लो सभी लोग, तथ्य। यहाँ पर जो ऑलरेडी जो फैक्ट्स आपके उस इशू में है, जैसे कि मान लीजिए मेरा जमीन का कोई मैटर है, तब उससे रिलेटेड कौन सा? मैंने ये बोला कि स्वामित्व किसका है, ऑनरशिप किसकी है, तो ये क्या हुआ? इशू ऑफ फैक्ट हुआ कि यहाँ पर स्वामित्व किसका है। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर इशू किस चीज का है कि अब स्वामित्व किसका है इसे डिसाइड किया जाएगा। इशू ऑफ लॉ होता है ना, कई बार पर्टिकुलर लॉ के लिए कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लॉ सही है या नहीं है, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, है ना। या फिर मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट, अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई इशू है। अब इन तीनों कंडीशन में अगर कोई विवादक तथ्य, लिख लेना इसे, विवादक तथ्य को अगर कहीं पर मेंशन किया गया है या ऑलरेडी डिसाइडेड किया जा चुका है, कहां पर? इन फॉर्मर सूट, पूर्ववर्ती वाद में, तो यहाँ पर उसे फिर से डिसाइड नहीं किया जाएगा।
कल का लेक्चर अगर सभी लोगों ने ध्यान से सुना हो तो मैंने सूट का डेफिनेशन समझाया था और साथ में 2 केस लॉज भी बताए थे। इन चीजों को अलग से नोट डाउन करिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि सूट का अगर कोई पूछता भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सूट, तो यू शुड नो अबाउट इट। और अगर मैं बोलती हूँ कि भाई इश्यूज क्या होते हैं, तो इश्यूज को कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। विवादक तथ्य और विवादक इश्यूज क्या होते हैं, ये हमको एविडेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा, सीपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ इस केस में भी रेस जुडिकेटा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इश्यूज किस तरीके थे, क्या उस इश्यू को ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये मैटर बहुत जरूरी कि इश्यूज कौन कौन से होंगे, 3 तरह के हो सकते हैं, इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ, मिक्स्ड इश्यूज और ऑफ लॉ एंड फैक्ट, दोनों तरह के हो सकते हैं। श्याम भूरिया डोंट डिस्टर्ब स्क्रीन। इन मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी भाई एनबी के केस में ये डिसाइड किया गया था, डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट हाउएवर inorious it may be constitute res judicata between the parties to the previous suit and cannot be reiterated in collateral proceeding। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई इशू डिसाइड कर दिया गया है पहले वाले केस में तो वो रेस जुडिकेटा में आता है। अब यहाँ आपको बार बार जो चीजें समझने वाली है वो ये है कि रेस जुडिकेटा में क्या तो आता है और क्या नहीं, और वो हम समझेंगे कहाँ से, जो आपका सेक्शन है उस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन है 8, उसमें पहले ये सिंपल सा पहले आप लोग समझ लीजिए ताकि चीजें थोड़ी और इजी हो जाएं। सिविल मामलों में रेस जुडिकेटा के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी, पहले के वाद में और बाद के वाद में विषय वस्तु वही होनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। फिर पहले के वाद में और बाद के वाद में पक्षकार वही हो, सिंपल। पहले के वाद में और बाद के वाद में शीर्षक समान हो, ठीक। पहले का वाद और बाद का वाद संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार का होना चाहिए। वो सारी शर्तें वही हैं जो सेक्शन 10 में हमने पढ़ी थी, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये हुआ है कि यहाँ केस का डिसीजन अंतिम रूप से फाइनल हो चुका है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर आपका जो सेक्शन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, सभी को समझ में आया है यहाँ तक? जी मैम। यस मैम। आ रहा है ना? यस मैम। देखिए यहाँ पर सभी लोग के पास शायद बैरिक होगा। सबसे पहले द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शेल डिनोट अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रीवियर टू द सूट इन द क्वेश्चन whether or not it was instituted there। सिंपली यहाँ पर फॉर्मर सूट से क्या मतलब होगा, पूर्ववर्ती वाद क्या होगा, पूर्ववर्ती वाद ये है जो ऑलरेडी कोई क्वेश्चन जहां पर अराइज हुआ था और इट हैज बीन डिसाइडेड, जो डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ फॉर्मर सूट बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही कैसे चलेगा कि किस सूट में ऑलरेडी किन चीजों को डिसाइड किया जा चुका है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे, हमारे पहले वाले सूट से देखेंगे। तो प्रांग न्याय मींस रेस जुडिकेटा के लिए सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन आपका है वो ये है कि फॉर्मर सूट होता क्या है। फॉर्मर सूट वो है जो पहले लगाया जा चुका है और जिसमें जो भी इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट किए जा चुके हैं। सेकंड ये होगा न्यायालय की सक्षमता को लेकर है ये, competency of a court shall be determined irrespective of any provision as to a right of appeal from the decision of such court, जिसे कि अपील का भी राइट हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्पस नहीं है जो कंपेटेंट कोर्ट है, सक्षम कोर्ट क्या होगा, ये उस कोर्ट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर जो सूट फाइल किया जाएगा, कल मैंने डिटेल में आपको तो अगर याद है तो समझाया था कि डिपेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट हमें केस। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी हुआ ऐसा या जब से हो रहा है? वैसे भी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आप लोग देखिए समझ में आता है, क्योंकि लेक्चर और चलेगा अभी 1-2 दिन जब तक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है इसके। कहाँ थे हम? हाँ, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कोई सूट फाइल करते हैं तो वो उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन क्या हो सकता है, डिपेंडेंट जहाँ सिविल सीपीसी में बहुत मैटर करता है कि डिपेंडेंट कहाँ रहता है, डिपेंडेंट जहाँ रहता है वहाँ हो सकता है
मतलब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, तो जहां डिपेंडेंट है वहां पर, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है या जो प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल, अगर इमूवेबल है तो जहां पर प्रॉपर्टी है वहां पर, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं वहां पर, उन जगह पर हम केस फाइल कर सकते हैं जहां पर के डिपेंडेंट हो सकता है, जहां पर आपने व्यापार किया है, ट्रांजैक्शन किया है, या फिर जहां पर वो प्रॉपर्टी है जो कि इशू है, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है। तो इन पर्टिकुलर जगह पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। मींस यहाँ पर ये जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट आपका एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर करता है कि यहाँ कंपेनिंग कोर्ट से जो मतलब होगा वो ये होगा। सेम, अगर मान लीजिए सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज हैं, सेम ही पार्टीज अगर सेम है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो जो जुरिस्डिक्शन होगा वो भी सिमिलर होगा। अब क्या उसी जगह पर फिर से हम वहीं पर केस लगा पाएंगे? तो यहाँ पर सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर करता है कि यहाँ ये चीज भी देखी जाएगी कि क्या केस सिमिलर था। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होंगी, क्रिमिनल पर नहीं, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। टाइम अप होने वाला है। जितना अभी तक पढ़ा, किसी को कोई डाउट है? और कल सभी लोग पढ़कर आएंगे। मैं सबसे अलग अलग पूछने वाली हूँ कि सेक्शन 10 और 11 किसने रीड किया है, चाहे आप डायरेक्ट से पढ़ें, है ना। क्लियर है सभी को? या मैम, सभी लोग कल पढ़कर आएंगे क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा लेंथी जाता है, आई नो दैट, बट आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कल आप लोग पढ़कर आइए सेक्शन 10 और 11, क्योंकि अगला आपका जो टेस्ट होगा वो भी इसी पर होगा, और इवन आप लोग का असाइनमेंट भी जाएगा वो इस पर जाएगा, एक शॉर्ट असाइनमेंट। तो थोड़ा सा रीड कर लीजिए, आप लोग मुझसे समझ लीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो फिर जब आप लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी वो चीजें याद हो जाएंगी असाइनमेंट में जब आप लिखने जाएंगे उससे। तो ठीक है, तो अभी बेसिकली इतना याद रखिए क्योंकि आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे डिटेल में, और जितने भी एक्सप्लेनेशंस बाकी हैं और केस लॉस बाकी हैं। आज का सभी को आई थिंक समझ आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज रीड करिए और फिर कल मुझसे डाउट्स क्लियर करिए आप लोगों के। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you.